अध्याय 2। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़, मौर्य काल, गुप्त काल, वाकाटक काल। भारतीय इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी वंश के सम्राट चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। चाणक्य की सहायता से उसने नंदों का साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। छत्तीसगढ़ भी मौर्य साम्राज्य का अंग था। सम्राट अशोक ने केवल कलिंग प्रदेश को जीता था, शेष उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। अशोक के शिलालेख छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, जो यह सूचित करते हैं कि यहाँ अशोक का राज्य रहा होगा और वह राज्य उसके दादा चंद्रगुप्त के समय से ही चला आ रहा होगा। नंदों व मौर्य के समय में यह संपूर्ण क्षेत्र छत्तीसगढ़ पाटलिपुत्र के अधीन रहा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ठठारी, अकलतरा, तारापुर आदि स्थानों से तांबा तथा चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त होती है। इनमें अनेक मुद्राओं पर मयूर का अंकन प्राप्त है। इतिहासकारों का मत है कि मयूर चिन्हांकित मुद्राओं का संबंध मौर्य शासकों से था, अतः यहाँ मौर्य प्रशासन रहा होगा। A.C. रायचौधरी के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना द्वारा मगध की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया तथा वह तिनवेली जिले की पोडीबिल पहाड़ी तक पहुँच गया। छत्तीसगढ़ भी इसी के मध्य था, अतः मौर्य साम्राज्य का अंग था। 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का शासन प्रारंभ होता है और वह 236 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक भारतीय इतिहास का एक जगमगाता नक्षत्र था। उसने कलिंग विजय किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। गोकुल प्रसाद के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख योद्धा, खेत और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इनमें से भी अधिक संख्या युद्ध के परिणाम स्वरूप आकार, रोग और अन्य विपत्तियों से पंचतत्व को प्राप्त हुई। इस युद्ध में रायपुर जिले की प्रजा कितनी कटी, कितनी मिट गई, उसका अनुमान करना अब असंभव है, परंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि यह संख्या अधिक नहीं तो हजारों में अवश्य रही होगी। कलिंग की स्थिति बतलाते हुए राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है, कलिंग देश महानदी और गोदावरी के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे का प्रदेश था, जिसमें कुछ भूभाग छत्तीसगढ़ का आ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक ने मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ को स्वयं जीता। कलिंग युद्ध में छत्तीसगढ़ के लोग किसके पक्ष से लड़े, इस पर मतभेद है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे का मत है, निश्चित ही कलिंग से लगा कौशल अशोक से किसी प्रकार की बुराई लेने की स्थिति में नहीं था, वरन उसने अशोक के प्रति और अधिक मित्रता प्रदर्शित की। डॉक्टर राम कुमार बिहार का मत इससे भिन्न है। कलिंग का राज्य बस्तर के लगा हुआ था। इस अंचल के सरदारों ने अशोक महान के स्थान पर कलिंग नरेश का साथ देना बेहतर समझा, क्योंकि कलिंग उनका पड़ोसी राज्य था। कलिंग युद्ध के विजेता अशोक ने इस पूरे अंचल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। छत्तीसगढ़ की मौर्यकालीन दशा के बारे में राय बहादुर हीरालाल लिखते हैं, रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में बौद्ध भिक्षुनियों के व्यवहार थे। वहाँ पर बुद्धदेव की विशाल मूर्ति अभी तक विद्यमान है। बौद्ध धर्म मिट जाने पर भी इस स्थान पर अभी तक स्त्रियां ही पुजारिन होती है। सरगुजा रजवाड़े में, जिसका पूर्व नाम झारखंड का था, रामगढ़नामा पर्वत है। वहाँ बौद्ध नाट्यशाला और गुफाएं हैं, जिनमें पाली अक्षरों में लेख खुदे हैं और रंगीन चित्र खींचे हैं। उसी लिपि में शक्ति राजवाड़े के दामोर दरहा नामक प्राकृतिक कुंड में भी लेख हैं। मौर्यकालीन पुरातात्विक अवशेष छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त हुए हैं। मौर्य के समय के 2 लेख सरगुजा जिले में लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ पहाड़ी की 2 गुफाओं में खुदे हैं। इनके विषय न तो राजनीति है न धार्मिक, किंतु वे किसी सुतनुका नामक देवदासी और उससे प्रेम करने वाले कलाकार से संबंधित है। जिन गुफाओं में ये लेख है, उनमें कुछ एक चित्र भी चित्रित है, जो प्राय नष्ट हो चुके हैं। गुफाओं में ये लेख खुदे हैं, उनमें कुछ एक चित्र भी चित्रित है, जो प्राय नष्ट हो चुके हैं। गुफाओं के नाम जोगी माड़ा और सीता बीघा है। सीता बीघा मौर्य काल की नाटकशाला है, जो भारत की सबसे पुरानी नाटकशाला प्रतीत होती है।
सरगुजा में रामगढ़ के पास अशोक की लाट प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य होने का परिचायक है। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अशोक और चंद्रगुप्त के नहीं मगर मौर्यकालीन आहत सिक्के छत्तीसगढ़ के अकलतरा, ठठारी, बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। अकलतरा नामक स्थान से चांदी के 259 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठठारी में भी 253 चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। तारापुर, रायगढ़ से चांदी के 15 आहत सिक्के मिले हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक भागों से मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों का मिलना यह दर्शाता है कि उस काल में तारापुर, रायगढ़ से चांदी के 15 आहत सिक्के मिले हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य भागों से मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों का मिलना यह दर्शाता है कि उस काल में छत्तीसगढ़ में व्यापार वाणिज्य खूब उन्नति कर चुकी थी। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का अंग था। यद्यपि यहाँ कौन राज्यपाल था, किस प्रांत के अंतर्गत आता था, राजनीतिक दशा कैसी थी, अद्यतन ज्ञात नहीं है। द्विवेदी युगीन कवि सुखलाल पांडे ने लिखा है। आइए जाने वाकाटक गुप्त युग, वाकाटक और गुप्त युग के बारे में। 2री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ कभी समकालीन वाकाटकों के तो कभी गुप्तों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। उत्तर भारत में जहां गुप्तों की तुति बोलती थी, वहां दक्षिण भारत में वाकाटक सी गर्जना करते थे। इन दोनों राजवंशों के अभिलेखों तथा मुद्राओं से इस अंचल में उसकी उपस्थिति अभी प्रमाणित होती है। गुप्त वंश के महाराज धीराज चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। गुप्त वंश के महाराज धीराज चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इस विवाह से वाकाटकों की दशा और कुछ और हो गई और वे एक प्रकार से गुप्तों के अधीन हो गए, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वयं वाकाटकों के लेखों में जहाँ कहीं भी गुप्तों और वाकाटकों का एक साथ उल्लेख मिलता है, वाकाटक अपने को महाराज और गुप्तों को महाराज धीराज कहते हैं। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी दक्कन क्षेत्र में अर्थात वर्तमान महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ। प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपत्र से यह निश्चित होता है कि वाकाटक राजा सामान्यतः गुप्तों के समकालीन थे। तथापि उनमें से प्रत्येक राजा के राज्यकाल के वर्ष आज भी अनिर्णित है, केवल अनुमान से ठहराए जा सकते हैं। विदर्भ वाकाटकों की सत्ता के अंतर्गत रहा होगा। हरिवंश पुराण वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम से की जाती है। हरिवंश पुराण वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम से की जाती है। हरिवंश पुराण वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम से की जाती है। पुराणों के अनुसार प्रवीर के 4 पुत्र थे। अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली दी गई है। अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली दी गई है। अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली दी गई है। प्रवरसेन के 4 पुत्रों का शासन विभिन्न भागों में था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर विदर्भ वाकाटकों की ज्येष्ठ शाखा के अधिकार में था। गोदावरी के तट तक विस्तृत दक्षिण विदर्भ पर वत्सगुल्म शाखा का शासन था। प्रवरसेन के अन्य 2 पुत्रों में से एक गोदावरी के दक्षिण में कुंतल देश में राज्य करता था, दूसरा कोसल अर्थात छत्तीसगढ़। डॉक्टर मिरासी की मान्यता है कि बस्तर जिला व उसके पूर्व की ओर के कुछ प्रदेश पर राज्य करने वाले नल राजा पूर्व दिशा में वाकाटकों प्रत्यंतन थे। डॉक्टर मिरासी की मान्यता है कि प्रवरसेन का एक पुत्र दक्षिण कोसल पर शासन करता था, मगर वह राज्य शीघ्र समाप्त हो गया। इसी कारण उनके उत्कीर्ण लेख अभी तक नहीं मिले हैं। डॉक्टर मिरासी के अनुसार प्रतीत होता है कि दक्षिण कोसल में नलवंशी तथा अन्य राजाओं द्वारा अपनी सत्ता स्थापित किए जाने के कारण वहां से भी वाकाटकों का अंत हो गया। गुप्त और वाकाटक समकालीन होने के बावजूद एक दूसरे से टकराने में कतराते थे। उत्तर भारत में गुप्त और दक्षिण भारत में वाकाटक स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। दक्षिण का कोसल कभी वाकाटकों के तो कभी गुप्तों के प्रभाव क्षेत्र में आता था। दक्षिण कोसल क्षेत्र का उल्लेख प्रतापी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में हुआ है।
प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से हुआ है। इस पर कोई तिथि दर्ज नहीं है। इससे समुद्रगुप्त के उदय के समय के भारत की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। लेख की 19वीं पंक्ति में उत्कीर्ण है, कौशलक महेंद्र महाकांतारक वैघ्रराज कौरल कमष्टराज, अर्थात कौशल के महेंद्र, महाकांतार के व्याघ्रराज, केरल के मष्टराज प्रभुति सभी दक्षिणापथ नरेशों को पकड़ने तथा छोड़ देने के और उन पर अनुग्रह दिखाने के फलस्वरूप उत्पन्न प्रताप से जिसकी महान समृद्धि और बढ़ गई। श्री राम गोयल ने लिखा है, यहाँ कौशल से तात्पर्य दक्षिण कौशल से है। इसमें मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिला एवं उड़ीसा का संबलपुर जिला तथा गंजाम का कुछ भाग रहे होंगे। काशी प्रसाद जायसवाल ने महाभारत के आधार पर महाकांतार को वही प्रदेश बतलाया है जो आजकल कांकेर और बस्तर है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को सुख समृद्धि और संपन्नता का युग माना जाता है। कला और संस्कृति साहित्य के इस युग में सर्वतोमुखी उन्नति हुई, इसलिए इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य जो पूर्व में दक्षिण कौशल कहलाता था और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों से गुप्तकालीन पुरावशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे इतिहासकारों का मत है कि इस क्षेत्र में गुप्त शासकों का प्रत्यक्ष अधिकार कभी नहीं रहा। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित होकर दक्षिण कौशल कुछ समय तक उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रहा। गुप्तों के पश्चात यह क्षेत्र पुनः वाकाटकों के प्रभाव क्षेत्र में आया। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन 440 से 460 ईसा को कौशल तथा मैकाल का अधिपति बालाघाट ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। बस्तर अंचल का भवदत्त प्रतापी शासक था। उसने वाकाटकों को परास्त कर उनकी राजधानी से ताम्रपत्र जारी कर तत्कालीन राजाओं को असंबित कर दिया था। बस्तर अंचल का भवदत्त प्रतापी शासक था। उसने वाकाटकों को परास्त कर उनकी ही राजधानी से ताम्रपत्र जारी कर तत्कालीन राजाओं को असंबित कर दिया था। नरेंद्र सेन ने इसका बदला लिया और नलों की राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पोड़ागढ़ शिलालेख से अज्ञात होता है। नरेंद्र सेन ने इसका बदला लिया और नलों की राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, इसकी जानकारी पोड़ागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है। वाकाटक नरेश हरिसेन ने अजंता गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कौशल मैकल कलिंग का कुछ भाग उस समय भी वाकाटकों के अधिकार में था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में लगभग 2 शताब्दी तक वाकाटक व गुप्त राजवंश कभी मुख्य भूमिका में तो कभी सहायक भूमिका में आते हैं। वाकाटक गुप्तों का यह संपर्क छत्तीसगढ़ के लिए हितकर नहीं रहा। यहाँ के स्थानीय शासकों ने इस संपर्क से कुछ लाभ उठाया। यहाँ के इतिहास, कला व संस्कृति पर इसका प्रभाव राजनीतिक प्रभाव से अधिक पड़ा। सरबपुरी, नलवंशी, पांडुवंशी शासकों ने अपने अभिलेखों में वाकाटकों के समान पेटिका शीर्ष वाली ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। वाकाटकों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सरबपुरी, नलवंशी, पांडुवंशी और वाकाटकों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। आइए जानिए पाठ अध्याय 3 क्षेत्रीय राजवंश, नलवंश, राजर्षि तुल्यवंश और सरबपुरी वंश, पांडुवंश, सिंधक नागवंश और नागवंश सोमवंश। भारतीय क्षेत्र इतिहास के आधार पर पुराण व महाकाव्य रहे हैं। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि पौराणिक शासक नल के वंशजों का कौशल प्रदेश पर शासन रहा होगा। डॉक्टर PL मिश्रा ने लिखा है, पुरातात्विक आधार पर दक्षिण कौशल का इतिहास मेरी दृष्टि से 34 शताब्दी से निरंतर शुरू हो जाता है और सबसे पहले इसका सूत्रपात इलाहाबाद की समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से प्रारंभ होता है। शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा भूगर्भ से मिली सोने की मुद्राओं आदि से चक्रकूट अर्थात बस्तर में नल राजवंश के शासन का प्रारंभिक इतिहास सबसे पहले सृजित हुआ। इस अंचल में शासन करने वाले नलों ने अपने संबंध जोड़ने में गौरव का अनुभव करती थी। किसी ने बड़े अभिमान के साथ अपने वंश का संबंध राजा नल से जोड़ा तो दूसरे ने पांडव वंश से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास किया। नलों को नैसद प्रदेश का बतलाया गया है। डॉक्टर के झा के अनुसार इस नैसद प्रदेश का अप्रत्याभिज्ञान दक्षिण कौशल के समीप करना अधिक युक्तियुक्त होगा, क्योंकि वायुपुराण के अनुसार नलों को कौशल और नैसद दोनों का स्वामी माना गया है।
दंडकारण्य के ये नल पौराणिक नहीं पूरा युगीन है। बस्तर अंचल में शासन करने वाले नलों का साम्राज्य काफी बड़ा था। चांदा, जिला, पूर्वी भंडारा, बालाघाट, दूर रायपुर, उत्तरी बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव तक फैला था। डॉक्टर के झा ने नलों की महत्ता को रेखांकित करते लिखा है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नलों ने भारत के सर्वाधिक घने जंगलों से संस्कृति का प्रचार प्रसार अत्यंत निष्ठा एवं सफलतापूर्वक किया। बस्तर में नल वंश का शासन कब से प्रारंभ हुआ, कब तक शासन था, उनकी राज्य सीमा कहाँ तक थी, इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। 350 ईस्वी में महाकांतार पर वैगराज के शासन होने का प्रमाण है। 350 ईस्वी में महाकांतार पर वैगराज के शासन होने का प्रमाण है। इस तिथि के आसपास ही बस्तर में नल वंश के शासन का प्रारंभ माना जा सकता है। ये नल वंश पुष्करी के नल वंश के रूप में इतिहास में चर्चित वर्णित है। ये नल वंश पुष्करी के नल वंश के रूप में, पुष्करी के नल वंश के रूप में, पुष्करी के नल वंश के रूप में, और इनकी राजधानी पुष्करी थी। वर्तमान बस्तर की सीमा से लगा पुष्करी नगर था। डॉक्टर के झा ने संभावना व्यक्त की है, संभव है सातवाहनों के विशाल साम्राज्य के अंतर्गत नल नर्मदा घाटी से चलकर सातवाहनों की सेना के पदाधिकारी अथवा प्रदेशों के प्रशासक के रूप में कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी तथा इंद्रावती घाटियों में अपने पैर जमाते गए। बस्तर, कोरापुट अंचल पर नल शासकों के शासन के प्रारंभ के संबंध में मतभेद है। डॉक्टर DC सरकार 6वीं शताब्दी से, विवेक दत्त झा 5वीं सदी से, सुंदरलाल त्रिपाठी 4वीं-5वीं सदी से, डॉक्टर के झा 4वीं सदी से, प्यारेलाल गुप्त 3री सदी से, डॉक्टर PL मिश्रा 4वीं सदी और उसके बाद का काल मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकारों ने नल शासक भवदत्त वर्मन को ही महत्व दिया। नल शासक भवदत्त वर्मन को ही महत्व दिया, उसके पूर्व के नलों के बारे में कुछ नहीं लिखा। एम राजगुरु के अनुसार वृक्षध्वज पहला नल निर्मित था। एन राजगुरु के अनुसार वृक्षध्वज पहला नल निर्मित था। नवीन कुमार साहू भी वृक्षध्वज को पहला नल निर्मित मानते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित महाकांतार के वैगराज के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर V मिरासी ने इसे संभवतः नलवंशी शासक लिखा है, यद्यपि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे इसे मात्र संभावना मानते हैं। डॉक्टर के झा ने लिखा है, जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए यही मानकर चलना समीचीन प्रतीत होता है कि महाकांतार का वैगराज बस्तर कोरापुट अंचल का नलवंशी राजा ही था और उसका शासन काल 350 ईस्वी के लगभग था। आइए जाने नलवंशी शासकों के बारे में। वराहराज डॉक्टर के झा के अनुसार वराहराज का काल 400 से 440 ईस्वी था। 400 से 440 ईस्वी था। श्री राम नेमा ने भी यही माना है। डॉक्टर PL मिश्रा 410 से 430 काल मानते हैं। कोंडागांव तहसील के इडेंगा ग्राम में वराहराज के 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव तहसील के इडेंगा ग्राम में वराहराज के 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मिरासी ने लिपि शास्त्र के अनुसार वराहराज को भवदत्तों का पूर्वज माना है। वराहराज का काल दीर्घ रहा होगा। बड़ी संख्या में उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि वराहराज के राज्य में सुख और समृद्धि थी तथा वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में बस्तर में शासन कर रहा था। वराहराज की इस समृद्धि के कारण पड़ोसी वाकटकों का इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था। वाकाटक नरेश ने इसी कारण इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया तथा मिरासी के अनुसार कुछ भूभाग पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। भवदत्त वर्मन किसी राजवंश में कोई ऐसा शासक होता है जिसकी प्रतिभा उपलब्धियों से वंश के अन्य शासकों की प्रतिभा धूमिल सी हो जाती है। नल राजवंश के इतिहास में ऐसा ही एक शासक भवदत्त हुआ, जिसकी चमक के आगे अन्य नलवंशी शासकों की चमक धीमी पड़ गई। भवदत्त वर्मन ने गद्दी प्राप्त करने के पश्चात वाकाटक साम्राज्य पर आक्रमण किया तथा तत्कालीन सम्राट नरेंद्र सेन को परास्त किया। भवदत्त ने वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन नांदेड़ को अधिकार स्थापित कर लिया। सम्राट नरेंद्र सेन को परास्त किया। भवदत्त ने वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन नांदेड़ पर अधिकार स्थापित कर लिया। श्री राम नेमा के अनुसार भवदत्त का कार्यकाल 440 ईस्वी से 465 ईस्वी तक था।
भवदत्त की विजय की प्रशंसा करते सुंदरलाल त्रिपाठी ने लिखा है, वाकाटक नरेश सेन को नल राजवंश के द्वारा कठिन परिस्थितियों का सम्मुखीन होना पड़ा। नल नृपति भवदत्त वर्मन ने चक्रकूट में अपने राज्याधिकार का समाहरण करने के पश्चात वाकाटक राज्य केंद्र नंदीवर्धन तक प्रवेश में साफल्य प्राप्त किया। अंत में नरेंद्र सेन को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा के अनुसार महाराज भवदत्त वर्मन निश्चय ही महाप्रतापी शासक रहे होंगे। उन्होंने सफलतापूर्वक हिम्मत की और महाप्रतापी वाकाटकों के घर में घुसकर उनकी राजधानी नंदीवर्धन से अनुदान पत्र जारी किया। कौशल क्षेत्र की इस यशोगाथा की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। श्री राम निमक के अनुसार हो सकता है नलों को इस अभियान में गुप्तों से सहायता मिली हो। वाकाटकों पर पश्चिम से गुप्तों ने और पूर्व से नलों ने आक्रमण किया हो। इसका आधार भवदत्त की विजय के पश्चात गुप्तों की राजधानी प्रयाग जाना और वहां से दानपत्र जारी करना बताया गया। भवदत्त वर्मा विजयी राजा था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत बरार से लेकर कोरापुर तक का भाग आता था। इसका आधार भवदत्त की विजय के पश्चात गुप्तों की राजधानी प्रयाग जाना और वहां से दानपत्र जारी करना बताया गया। भवदत्त वर्मन विजयी राजा था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत बरार से लेकर कोरापुर तक भाग आता था। इसका आधार अमरावती जिले के मोरांसी अंचल से प्राप्त भवदत्त का ताम्रपत्र है। अमरावती जिले के मोरासी अंचल से प्राप्त भवदत्त वर्मा का ताम्रपत्र है। इसी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। उसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। उसकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका था। वाकाटकों पर यह विजय मिरासी के अनुसार उसने अपने शासनकाल में पहले वर्ष में पाई थी। डॉक्टर मिश्रा ने भवदत्त वर्मन की घोषणा को आधार मानते हुए विजय अभियान को 11वें वर्ष में माना। गौरवशाली वर्ष 441 ईस्वी रहा होगा। डॉक्टर राम कुमार बिहार के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि वाकाटकों की विजय श्री प्राप्त कर भवदत्त वर्मन ने अपना व अपने राज्य का नाम रोशन किया। भवदत्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। भवदत्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इससे पता लगता है वह किसी की करत राजा नहीं था, स्वयं शक्ति संपन्न था। भवदत्त का शासनकाल मिश्रा 430 ईस्वी से मानते हैं। वाकाटकों पर विजय अभियान में भवदत्त के साथ उसका ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति था। भवदत्त के साथ उसका ज्येष्ठ पुत्र अर्थपति था। अर्थपति का पूरा सहयोग और समर्पण उसे मिला। भवदत्त वर्मन के आराध्य देव भगवान शंकर थे। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। वह निश्चित ही महाप्रतापी, महाबलशाली और ऐश्वर्य युक्त रहा होगा। कोसा राज्य के इतिहास में शायद ही ऐसा महान शासक हुआ होगा। भट्टारक अर्थपति भवदत्त वर्मन, यह नाम और उपाधि उसके नाम के साथ जुड़ी मिलती है। स्वर्ण मुद्रा प्रचलित कर उसने और प्रसिद्धि प्राप्त की। स्वर्ण मुद्रा प्रचलित कर उसने और प्रसिद्धि प्राप्त की। स्वर्ण मुद्रा प्रचलित कर उसने और प्रसिद्धि प्राप्त की। महाराजा अर्थपति हिंदू उत्तराधिकार नियम के अनुसार ज्येष्ठ अर्थपति शासक बना। पिता से उत्तराधिकार में उसे एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त था। बरार से लेकर उड़ीसा तक फैला साम्राज्य था। वाकाटकों पर विजय अभियान में वह अपने पिता के साथ था। पिता ने उसे भावी शासक के रूप में प्रशिक्षित किया था। अर्थपति ने भी भट्टारक की उपाधि धारण की थी। अर्थपति ने भी भट्टारक का उपाधि धारण की थी। स्मरणीय है कि दक्षिण भारत के पल्लव राजाओं की उपाधि भट्टारक ही होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत और वहां के राजवंशों के संपर्क में आकर बस्तर के नल शासकों ने भी भट्टारक की उपाधि धारण करना प्रारंभ किया था। मजुमदार और पुसालकर ने इस बात का खंडन किया है कि अर्थपति भवदत्त वर्मन की उपाधि थी। अर्थपति भवदत्त वर्मन की उपाधि थी। वास्तव में अर्थपति भवदत्त का बेटा था, उत्तराधिकारी था। भवदत्त वर्मन ने दक्षिण भारत में शक्तिशाली वाकाटकों को परास्त किया था। वाकाटक इस अपमान को भूले नहीं थे, मौके की तलाश में थे। भवदत्त की मृत्यु के पश्चात उनकी तैयारी और तेज हो गई। नरेंद्र सेन के पौत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने मौका देख नलों का आक्रमण कर दिया। अर्थपति पूरी तरह से परास्त हुआ। वाकाटकों ने बदले की आग से नलों की राजधानी पुष्करी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। समय प्रतिकूल होने के कारण अर्थपति राजधानी की रक्षा कर नहीं पाए। डॉक्टर मिश्रा इसका आंशिक दोष उसके पिता को देते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति भवदत्त वर्मन ने उपस्थित कर दी थी, जो उसके मन होने वाले उत्तराधिकारियों के लिए विकराल समस्या बन गई। सिंहासन रोहन के 7वें वर्ष में अर्थपति ने पुष्करी से दानपत्र जारी किया था।
इसके पश्चात हो वाकाटकों का आक्रमण हुआ था। केसरी बेड़ा अभिलेख में अर्थपति को महेश्वर महासेनापति, सृष्टि, राज्य विभव पिता, नृपति, कुलान्यवय तथा महाराज भट्टारक आदि से विभूषित किया गया था। केसरी बेड़ा अभिलेख से पिता भवदत्त की भांति अर्थपति ने भी सोने के सिक्के जारी कर ऐश्वर्यशाली होने का प्रमाण दिया। भवदत्त की भांति अर्थपति ने भी सोने के सिक्के जारी किए। वाकाटक से लड़ाई में अर्थपति स्वयं वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। आइए फिर देखें स्कंदवर्मन। अर्थपति की मृत्यु के पश्चात उसका भाई स्कंद पुष्करी की राजगद्दी पर बैठा और नलों की शक्ति को पुनः बढ़ाया। नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को फिर से बसाया व गौरव दिलाया। डॉक्टर पांडे के अनुसार स्कंदवर्मा अर्थपति की अपेक्षा अधिक योग्य था। अपने राज्य को सुव्यवस्थित कर उसने वाकाटकों पर आक्रमण किया। इस समय वाकाटकों की गद्दी पर पृथ्वीसेन की मृत्यु के पश्चात देवसेन बैठा था। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर स्कंदवर्मा ने विदर्भ के बहुत सारे भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। स्कंदवर्मा वाकाटकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। पुष्करी का पोड़ागढ़ बनने के संबंध में सुंदरलाल त्रिपाठी ने लिखा है, वाकाटक नरेश के नष्ट विनष्ट भस्मीभूत कर देने के पश्चात पुष्करी अथवा पुष्करगढ़ पोड़गढ़ में परिवर्तित हो गया। चक्रकूट की आदिम जातियां विदग्ध शब्द के स्थान पर पोड़ा शब्द का व्यवहार करती है। डॉक्टर बिहार के अनुसार स्कंदवर्मा ने न केवल अपने राज्य को बनाए रखा वरन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। एक बार राज्य खोकर पुनः प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। स्कंदवर्मा ने नलों के खोए राज्य को वाकाटकों से पुनः प्राप्त कर प्रसिद्धि पाई। स्कंदवर्मा ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया। पोड़ागढ़ शिलालेख नलों का पहला शिलालेख है। विजी था, विजी है और विजी रहेगा। इन पंक्तियों के साथ पोड़ागढ़ शिलालेख का प्रारंभ होता है। स्कंदवर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रमाण के रूप में इसे देखा जाता है। इस शिलालेख से पता चलता है कि वह भवदत्त का पुत्र है। इस शिलालेख से शैव संप्रदाय से वैष्णव साम्राज्य के अस्तित्व का पता भी चलता है। पश्चातवर्ती नंद नरेश। स्कंदवर्मा के पश्चात उसका पुत्र नंदराज राजा हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा नालंदा में हुई। नंदराज की शिक्षा दीक्षा नालंदा में हुई। नंदन के पश्चात उसका पुत्र फिर उसका पौत्र पृथ्वीराज राजा हुआ। पृथ्वीराज का शासनकाल अनुमानतः 605 ईस्वी से 630 ईस्वी तक था। पृथ्वीराज का पुत्र विरूपाक्ष और उसका पुत्र विलासतुंग हुआ। पृथ्वीराज का पुत्र विरूपाक्ष और उसका पुत्र विलासतुंग हुआ जिसने राजिम का विष्णु मंदिर बनाया। राजिम अभिलेख में विरूपाक्ष और पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है। विलासतुंग एक पराक्रमी शासक था। उसने अपनी तलवार से शत्रुओं को पराजित किया। राजिम के राजी लोचन मंदिर का निर्माण अलग अलग समय में हुआ। संभावना है कि इस मंदिर का मंडप, मंड द्वार, चारों कुलिकाओं का निर्माण विलासतुंग के समय हुआ हो। पुलकेशिन द्वितीय प्रसिद्ध चालुक्य नरेश था। उसने उत्तर भारत के हर्षवर्धन को परास्त किया। 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक उसका शासन था। ऐसा प्रतीत होता है कि नल उसकी अधीनता मानते थे। नलों के पश्चातवर्ती शासकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बस्तर कोरापुट अंचल में सिंदग नागवंशी शासकों का उदय होता है जो नलों के उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। छिंदग नागवंशी नलों का विदय होता है जो नलों के उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। वैसे बस्तर कोरापुट अंचल में नल नाग लड़ाई में कोई भी प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि नागों ने नलों के पराभव के बाद इस अंचल में अपने नवीन साम्राज्य की स्थापना की। नलवंश और नागवंश के बीच का काल ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लड़ाई में गुजर गया। चढ़ाइयाँ होती रही और निर्माण की अपेक्षा विनाश का ही अधिक हुआ। डॉक्टर बिहार ने लिखा है, प्राचीन बस्तर में शासन कर रहे नलवंशी शासक समय के साथ कमज़ोर होते गए। चाहे विजेता हो चाहे प्रजेता, युद्ध से नुकसान दोनों पक्षों को होता है।
नलवंशी शासक जब शक्तिशाली थे तब वे आक्रमण करते थे, जब वे निर्मल हुए तब उन पर आक्रमण होने लगे। इन आक्रमणों से नलों की शक्ति और क्षीण होती गई।